ईरान का तो बात करते हैं, 1979 में रेवोल्यूशन आया तो शियाइट जो रेवोल्यूशन है वहां पर अयोतुल्ला खोमेनी, जिनका मकसद रहता है कि दुनिया भर में शिया पॉपुलेशन के हिसाब से, इस्लामिक के हिसाब से चले। तो कासिम सुलेमानी जो है आईआरजीसी के हेड थे। आईआरजीसी कौन हो गया? जो इलीट ट्रूप्स कमांडर, जो बात करता है एक तरह से कि शरिया पे चलने वाला, ईरान के अंदर में ऑपरेशन भी करता है वर्ल्ड वाइड। वो एक तरह से कैसे उसको कंपेयर करे आईआरजीसी को, जैसे एसएस था ना ब्रिटिश, हिटलर के समय में, तो उसका वो थोड़ा सॉफ्ट वर्जन है आईआरजीसी, एसएस और एसए को मिला करके, कि एलिट ग्रुप है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द खोमेनी, और इस्लामिक रेवोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, उसका आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए आईआरजीसी है, उसका हेड था कासिम सुलेमानी। तो यूएस ने इसको असैसिनेट किया था इराक में, जब वो गए थे इराक में अक्रॉस द बॉर्डर। और इनका मकसद रहा है कि कहीं पर भी ह्यूती, हमास, हिजबुल्लाह को फंड करने के लिए। कासिम सुलेमानी फेमस एग्जाम्पल है, फेमस पर्सनालिटी थे ईरान में, बहुत फेमस है। तो उनको असैसिनेट किया। मान जी। यहाँ पे हाँ, ईरान में ब्लास्ट हुआ है टू ऑनर द जनरल, मतलब व्हाट इज द लिंकेज, कि मतलब ब्लास्ट करके यू आर ऑनरिंग द जनरल। रेड क्रिसेंट यहाँ पे मेंशन्ड हाँ है। तो इसमें हुआ ना इन 2022 सुन्नी में, तो ये शिया ग्रुप है ना, तो शिया ग्रुप है, तो ये ऑनर जनरल जनरल इतने बड़े कि इनको बोल रहे थे इब्न खलीफा, मतलब कि जो शियाइट के जो अपने आइडियल से हो गया, उनको कंपेयर कर रहे थे इनसे, कासिम सुलेमानी, कि उनके अंडर में जो ईरान है ना, वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट किया लोकल पावर अपने आप को, इराक के अंदर में इनसे नहीं चल रहा है, फिर हिजबुल्लाह के थ्रू चल रहा है काम, तो इनका पावरफुल हो गए थे बहुत पर्सनालिटी से, एक तरह से अजीत डोवाल विथ यूनिफॉर्म एक तरह से हो गया। हम्म। कैसे एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन इन जनरल बहुत फेमस, बहुत ज्यादा फेमस। अजीत डोवाल को मिला लो, फिर जयशंकर को मिला लो, सब मिला करके। हाँ, तो वो उनका तो रोल ही डिफरेंट था कासिम। तो वो जब कर रहे होंगे उन ऑनर के लिए, इवेंट हो रहा होगा, तो जो सुन्नी मिलिटेंट होगा, क्योंकि शिया ही है, हाँ। तो सुन्नी मिलिटेंट और बाकी सब होगा, तो वो ये होंगे बॉम्ब ब्लास्ट, आई अटैक। थिंक हाँ। ये होगा। तो बलूची मिलिटेंट्स और एथनिक अरब सेपरेटिस्ट उन्होंने भी अटैक्स किए ईरान में। तो ये मतलब ये सब सुन्नी है फिर। हम्म। अरब कंट्रीज भी जो सुन्नी कंट्रीज है ना, सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज। मेजर मेजर जो ईरान होगा, ईरान 10 तो जो वर्ल्ड शिया। वाइड पॉपुलेशन है ना, उसमें 10% शियाइट होगा। ठीक है। ईरान सिर्फ अकेले शिया नहीं है, तो हाँ हाँ। जो शियाइट 10% है वर्ल्ड का पॉपुलेशन में, और सुन्नी 90 है। तो जो अरब कंट्री में डिवीजन है ना, वो मेजरली इराक में, फिर जहां जहां पर है ना, वहां वहां पर अभी सिविल वॉर है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल इराक हो गया, सीरिया हो गया, येमेन हो गया, फिर लेबनान हो गया, एक्सेट्रा। तो वहां पर सिविल वॉर है, शिया और सुन्नी। सुन्नी का लीडर यूएई, और सऊदी अरेबिया, शिया का ईरान। ठीक है। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मिंग टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले तो ये आता है लेफर कर्व का ही, कि एक पीक टैक्स रेट आता है जिसपे हमारा जो टैक्स रेवेन्यू पीक पे होता है। एंड अगर उसके बाद अगर आप टैक्स रेट को इंक्रीज करते हो फिर तो घटते टैक्स रहता है। रेवेन्यू हाँ घटने लग जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो पहले तो डिजाइन ऑफ जीएसटी, जीएसटी में जो पेंडिंग रिफॉर्म्स है, रैशनलाइजेशन होना चाहिए जीएसटी रेट का। टैक्स स्लैब्स जो है वो और कम होनी चाहिए, ये एक डिबेट है इसके अराउंड। और अगर हम बात करते हैं कि कुछ मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम जो ग्लिचेस थोड़ी बहुत आती है, दैट इज अ प्रॉब्लम। फेक जीएसटी जो जनरेट किए जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ है। सेकेंड यहाँ पे बात हो रही है टीडीएस प्रोविजंस इन डायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस की हमने बात करी थी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सो यहाँ पे प्रॉब्लम है एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ टीडीएस प्रोविजंस फॉर अ वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस certainly helped in reducing the tax evasion and enhancing the tax collections, क्योंकि इट इज डिडक्टेड एट सोर्स, उसके बाद आपको पेमेंट मिलती है, आपकी इनकम जो मिलती है, तो पहले इस टैक्स अमाउंट को डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इसलिए इसने हेल्प किया है टैक्स इवेजन को रिड्यूस करने में, और टैक्स कलेक्शंस और इंक्रीज हुए। बट इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स से हमें पता लगता है कि इवन जो नॉमिनल टीडीएस रेट्स हैं कैन सक्सेसफुली ट्रैक वेरियस टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस एंड अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव।
तो सिमिलरली जो करंट स्प्रेड है ऑफ द रेट्स, मतलब यहाँ पे टीडीएस रेट को रिवाइज करने की बात की जा रही है, एंड इसको और हम नैरो कर सकते हैं, जो रेंज है 1 to 30% ऑफ टीडीएस की रेंज। सो जो भी टीडीएस सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स भी है फॉर प्योरली डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। देन कैपिटल गेन्स टैक्स की बात होती है, तो एक होता है एलटी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और एक होता है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप 1 साल से कम के लिए शेयर मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट करते हो, तो 1 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हो या उससे कम के लिए करते हो, तो वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है आपके प्रॉफिट के ऊपर। या अगर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा तो जितना अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो ना, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा ही लगेगा, तो वो होता है 15%, और जो लॉन्ग टर्म है वो है 10% टैक्स रेट। तो ये ऑपोजिट ऐसा क्यों है? आपको ये लगेगा कि शॉर्ट टर्म में तो कम टैक्स रेट होना चाहिए, तो यही है कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए कि आप 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करो अपनी इन्वेस्टमेंट को, इसलिए लॉन्ग टर्म पे कम टैक्स रेट लगता है। तो यहाँ पे भी इट इज़ हाई टाइम फॉर इंडिया टू हैव नो मोर देन 2 kinds ऑफ होल्डिंग पीरियड्स। वो यही है होल्डिंग पीरियड जो अभी हमने बात करी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, नेमली फॉर ऑल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर रियल एसेट्स। कॉरस्पॉन्डिंगली जो टैक्स रेट्स है फॉर द लॉन्ग टर्म, and moreover, as the recent episode of the valuation related capital gains provision for the startups और early stage जो companies है उसमें भी overzealous attempt to catch a few round trippers of taxable income has the danger of adversely impacting entire ecosystem of clean capital finding its way to India's promising economy। तो ये कि जो startups industry है वहाँ पे थोड़ा सा एंजल टैक्सेशन की हम बात करते हैं, या स्टार्टिंग में उन पे हम इतने टैक्सेस अगर इम्पोज कर देते हैं तो वो भी इम्पैक्ट करता है कि वो ब्लैक मनी को थोड़ा इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने बिजनेस में, तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड स्मार्टर ऑल्टरनेटिव टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स की बात हो रही है, तो आईटी फेसलेस सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया था। साइमल्टेनियसली pragmatic approach to the aspects like providing certainty in transfer, प्राइसिंग ऑन सिंपलर ट्रांजैक्शंस जैसे कि ग्लोबल कंपटीशन सेंटर्स इंडिया में, इंटरवेंशंस इन इनकम टैक्स लॉ, तो न्यू टैक्स रिजीम अभी लेटेस्ट बजट में हमने इंट्रोड्यूस किया था। R&D यहाँ बात की जा रही है, डिडक्शन पर्टेनिंग टू जॉब क्रिएशन, तो इवन जो इनकम टैक्स रिजीम है, जो सिस्टम है, उसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। स्मार्टर ऑल्टरनेटिव टैक्स मतलब क्या हो? स्मार्टर ऑल्टरनेटिव टैक्स डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब ऑल्टरनेटिवली और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, तो ये बात है। जैसे आईबीसी का एक है, आईबीसी डायरेक्टली टैक्सेशन से रिगार्डिंग तो नहीं है, पर उसमें भी हम रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। और जो आईटी फेसलेस सिस्टम है वो इस कॉन्टेक्स्ट में एक बोल सकते हैं कि रिफॉर्म है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग, तो दैट वही कि केसेस बर्डन इंक्रीज ना हो। ये ट्रेडिशनल टैक्स ट्राइब्यूनल्स जो हैं जैसे कैट होते हैं या जो कोर्ट्स हैं, ओवर द इयर्स जो ट्रेडिशनल मेथड है और स्मार्टर टेक्नोलॉजी के लिए के थ्रू हम कैसे और इंटरवीन करके ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके आ सकते हैं। ये अच्छा सेंटेंस है, फेलिंग फास्ट इज की टू इनोवेशन। मतलब अगर जल्दी आप फेल हो रहे हो तो अगेन आप कोशिश करते रहोगे जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तो जितना जल्दी आप फेल होगे उतनी जल्दी एक न्यू इनोवेशन आपको मिल सकता है। डेटा एंड एआई आर वन द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर्स, ऑफन हेल्प क्रिएट न्यू इंडस्ट्री वैल्यू चेन्स। ये हमने कल बात कर ली थी, पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस डिबेट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, स्टे लगा दिया। और सॉरी, जो एक्सेप्शनल केसेस है वहां पे स्टिल यूज किया जाएगा, बट जिन प्रोजेक्ट्स का क्रिटिकली और मेजरली इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, वहां पे ही आप पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस यूज नहीं कर सकते कि पहले आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया उसके बाद यू विल बी गोइंग विद EIA एंड इन्वायरमेंट क्लियरेंस एंड परमिशंस। ओके, नाउ वी कैन टेक अप हिंदी न्यूज़पेपर।
दिव्या, यस मानसी। हाईलाइट किया आपने? हाँ। ओके, ठीक है, ये ले लिया हमने। पासवर्ड हाँ। बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, दिव्या ने बात करी थी आर्टिकल 20 के बारे में। सेल्फ इंक्रिमेशन नहीं किया जा सकता। तो जो डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, और वैसे भी अगर आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप को लिया जाता है तो तब भी। ठीक है, ये बताओ। बालक तस्करी से बिगड़ता बचपन, यहाँ ये बताया गया है कि जब हम बाल तस्करी की बात करते हैं तो आर्टिकल 23 उसको प्रोहिबिटेट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कंटिन्यूअस उसके मामले देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो बाल तस्करी स्थानांतरण डेटा विस्तरण के अंतर्गत जो रिपोर्ट पेश की गई थी 2016 से लेकर 22 के बीच में, उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है वो बढ़ाई है। जैसे 2016 से 19 के बीच में सिर्फ 267 घटनाएं देखने के लिए मिली थी, वहीं 21 से 22 के बीच में 1214 हो गई। तो 68% बढ़ावा देखने के लिए मिली है। अगर हम स्टेट की बात करें जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है तो यूपी पहले नंबर पर है, बिहार, आंध्र प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में हमें देखने के लिए मिलता है। तो उस चीज को किस तरह से कम किया जा सकता है, और सबसे ज्यादा इनमें बच्चे देखने के लिए मिलते हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है। तो उसको किस तरह से रोका जाए, जैसे होटल में, ढाबों पर और जो परिवहन उद्योग होते हैं उनमें उनको बाल मजदूरी पर लगा दिया जाता है, जिसके कारण उनका पूरा बचपन बर्बाद हो जाता है। जैसे 5 से 8 साल के बच्चे हैं, उनको उस चीज के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाता है। जब हम 18 से कम उम्र के बच्चों की बात करते हैं तो 13,550 नाबालिग बच्चों को मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि थोड़ी जो अवेयरनेस आई है उसकी वजह से अब मुकदमे दर्ज होने लगे हैं, इसलिए थोड़ा नंबरों का, आंकड़ों का पता चल जाता है कि इतने बच्चे इतने उम्र के बीच में यहाँ पर इनकी तस्करी हुई है या फिर यहाँ से इनको बचाया गया है। लेकिन जो इनके कारण देखे गए हैं कि क्या है, तो उसमें कारण मिलता है गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी या आर्थिक रूप से कमजोर। कई बार परिवार अपने बच्चों को या तो खुद ही बेच देते हैं या फिर उनको काम करने के लिए भेज देते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ उन्हें की एज के अकॉर्डिंग या फिर उनको आगे बेच दिया जाता है, उनकी तस्करी कर दी जाती है। तो उसको, ऐसे मामले हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, तो उनमें सुधार करने की जरूरत है। जहाँ KFCF और NCRB जैसी संस्थाएं जो इनके रिपोर्ट जारी करती है और PSCF इनको, क्या है इसमें? KFCF बाल तस्करी से रिलेटेड रिपोर्ट निकालती है कि कितने प्रतिशत बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया कैलाश और सत्यार्थी चाइल्ड फाउंडेशन, जो नोबेल हाँ, प्राइज मिला था उन्हें, पीस प्राइज मिला प्राइज, था, पीस उनका प्राइज। फाउंडेशन के ऊपर। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग हर भारत में हर मिनट में 8 मिनट में एक बच्चा लापता होता है। तो उस चीज के अगर कानून की बात करें तो इन पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 से। उसके अलावा अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1986 के तहत, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 जिसमें संशोधन किया गया था 2006 में, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, किशोर न्याय अधिनियम 2005 और पोक्सो एक्ट के जो ये प्रावधान है बाल तस्करी से रिलेटेड या फिर जो यौन शोषण के संबंध देखने के लिए मिलते हैं, कारण देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो चुनौती है वो है कि देवदासी जैसी प्रथाएं जो आज भी हमें समाज में देखने के लिए मिलते हैं, उसकी वजह से 18 से कम उम्र की, 18 से 25 साल के बीच की जो महिलाएं हैं उनको अगवा किया जाता है और उनको देवदासी जैसी प्रथाओं में धकेल दिया जाता है। तो उसको रोकने के लिए प्रावधान होने चाहिए, उनको किस तरह से कम किया जाए। या फिर यहाँ एक डाटा दिया हुआ है कि भारत के अनुमानित 3 लाख भिखारी मिलते हैं, जिसमें से 50,000 बच्चे होते हैं जो कि तस्करी के थ्रू ही उसके अंदर लाए जाते हैं। और जो रेड लाइट एरिया में 20 लाख से अधिक महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इतने अधिनियम और कानून होने के बावजूद भी हमें देखने के लिए मिलती है कि वो चीजें अभी भी हैं। तो उसको किस तरह से सुलझाया जाए या फिर और क्या सख्त कानून लाए जा सकते हैं, किस तरह से उनको रोका जा सकता है, उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है।
जो एक कारण होता है कि मानसिकता में बचपन से उस तरह के बदलाव आता है और आगे चलकर वही फिर और ज्यादा संगीन जुर्म के अंदर या फिर इस तरह के अपराध करते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो आगे फिर और ज्यादा वो होती है। तो उसके ऊपर रोक लगाने की और उसको किस तरह से उस पर आगे ठीक कानून लाए है, जाए, उसको में परिवर्तन किया जा सकता है। कल्प मेधा ले लो। कर्म में रहकर ही हम कर्म से महान हो सकते हैं, परित्याग करके या पलायन करके किसी भी प्रकार से यह संभव नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी का कोट है। ठीक है, ये है कि परित्याग मतलब किसी चीज को त्याग देना, पलायन करना या फिर वहां से भाग जाना। तो ना तो किसी चीज को बीच में छोड़कर या फिर भाग जाने से हम उस काम को पूर्ण नहीं कर सकते, या उस किसी कार्य को पूर्ण करने की जब तक पूरी कोशिश नहीं की जाएगी, उसे पूरा नहीं किया जाएगा, वो कार्य महान नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं। सरकार, ये कर लिया हमने। चालक की औकात पर सवाल उठाने वाले अधिकारी का तबादला। हम्म, तो यहाँ पर वो दिखाया गया है कि कैंसर एशिया में दूसरी सबसे बड़ी संख्या भारत में है, और चीन जो कि सबसे अधिक कैंसर पेशेंट जहाँ दिखे गए हैं, 48 लाख के मामले सामने आए। द लॉस्ट रिवीजन हेल्थ साउथ एशिया की पत्रिका है जिसने ये किया है, जिसमें एशिया में चीन, जापान और भारत, ये तीन ऐसे देश है जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर के मामले देखे गए हैं। अगर चीन की बात करें तो 48 लाख, भारत में देखे तो 12 लाख, और जापान में देखे तो 9 लाख के आसपास जो कैंसर के मामले हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो महिलाओं में गर्भाशय कैंसर सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जिसमें 2006 में आए मामलों के अनुसार एचपीवी वैक्सीन बीमारी की रोकथाम के लिए चलाई गई थी, जिससे जो डेथ होने की संभावना है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा धूम्रपान, शराब पीना और प्रदूषण के जैसे कारण 34 कारणों को जिम्मेवार ठहराया गया है कैंसर होने के लिए, जिसमें बांग्लादेश, भारत और नेपाल जैसे देशों में तंबाकू, खैनी, गुटखा जैसे कारण भी इन्वॉल्व है मुंह के और कैंसर के लिए, जिसमें 28% बढ़ोतरी हुई है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने कार टी सेल थेरेपी की भी बात करी थी। जीन थेरेपी कैसे ट्रांसफ्यूज किया जाता है ब्लड, बट वो अगेन एक्सपेंसिव बहुत है अभी। नैनो पार्टिकल के रिगार्डिंग भी बात की थी हमने कि जो किस तरह से उनके थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है, नैनो पार्टिकल्स के थ्रू की क्या डिजीज है। ओके, कंक्लूजन स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा था कि सेबी जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है इन्वेस्टर्स को, तो उसके रिगार्डिंग जब इन्वेस्टर के क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें आर्टिकल 14, 21 और 20 के रिगार्डिंग हमने बात की थी। इसके अलावा हमने सेकंड नंबर पर बात की थी कि ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन और यूनियन ऑफ ड्राइवर एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की जो हिट एंड रन एक्ट आया है उसके रिगार्डिंग किस तरह से पेट्रोल पंप पे और जो गुड और एक्सपोर्ट होते हैं उनमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, वो इन्फ्लेशन के रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा हमने सर्च, सीज एंड प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में बात की थी कि जो इनकम टैक्स सेक्शन एक्ट के सेक्शन 132 की बात करता है कि राइट टू प्राइवेसी के साथ साथ राइट टू सर्च एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करी जाती है इनकम टैक्स को, जो कि सिर्फ या तो अथॉरिटी के थ्रू या फिर कोर्ट के थ्रू ही प्रोवाइड की जा सकती है, जो कि 1922 का जो अधिनियम है उसके अधीन उन्हें नहीं दी जाती। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात की थी। ओके, करो ना। तो इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी हमने सबसे पहले तो G20 की बात की जहाँ पे 16 लाख साइबर अटैक्स थे पर मिनट, एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट अ की टर्म दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। उसके बाद हमने बात की वाइपर की। वाइपर नासा का प्रोजेक्ट है जिसमें पहली बार मोबाइल रोबोट जो की है वो मैप करेगा वाटर ऑन मार्स। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट सेवरल नेशनल पार्क्स। फर्स्ट वन इज बुक्सा नेशनल पार्क, second one is
जलदापारा नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, it has the second largest population of one horned rhinos in India. उसके बाद we talked about अटल सेतु that is near पठानकोट, जिस रावी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है. And we also talked about another key term that is cyber kidnapping. Then we talked about Indian Science Congress, जहाँ पे हमने बात की कि कैसे वो scientific spirit को promote करता है, but we are facing funding irregularities. Thank you. Okay, Prerna. First one was regarding the upskilling, which is necessary for the rural youth. In that, we talked about startup, even in agriculture, and self-employment. Also, alternative employment opportunities जो हो सकती है to curb migration, internal migration that takes place. The key terms were skills on wheels and also improved attitudes and increased aspirations. हाइब्रिड लाइफ स्किलिंग प्रोग्राम्स, इम्पोर्टेंट मॉडल्स की जो हमने बात करी थी, मेक्सिको's टेली स्कूल एंड भूटान's वेल बीइंग इन्फ्यूज्ड करिकुलम. Also two important foundations, NIIT Foundation and Pratham NGO. These were important. Then regarding caste discrimination in prisons, key terms were habitual offenders and it is a very important issue and it will be important in prison reforms as well. The two committees we talked about were All India Jail Manual Committee and Malla Committee from 1980 to 83. In terms of climate and urbanization, there was this data by Union Ministry of Health and Family Welfare, which states that 50% of the country will be urbanized by 2047. And regarding science and tech, we talked about SpaceX Falcon 9 to launch India's GSAT-20 satellite to spread broadband coverage. So GSAT-20 is a high throughput Ka-band satellite, HTS, which is fully owned and operated and funded by NSIL. That's all. Okay. Thank you so much for joining us on Ansarkari. Do subscribe to our channel for such informative videos on everyday basis.